तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश के लेसन 3 ऑटम के बारे में, जिसके पोएट है जॉन क्लेयर। तो जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं और इसके पिछले बार भी हम लोगों ने 2 चैप्टर को अच्छे से समझा है जिस तरह से, उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर के पहले पोएट टेक्स्ट को समझेंगे, फिर पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने के बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज है सबको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए तैयार हो जाइए। अपने साथ एक कॉपी पेन और अपने बुक को रख लीजिए और ध्यान से हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। लाइन बाय लाइन कैसे इसको समझना है हम लोग इसको ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे द पोएट एंड द टेक्स्ट के बारे में, जिसको समझने से पहले हमको जान लेना होगा कि पार्ट का नाम जो ऑटम है इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसा कि ऑटम हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 4 तरह के मुख्य सीज़न होते हैं। मेन जो सीज़न होता है हमारा, हाँ कई तरह के सीज़न होते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाता है। भारत के अंदर 6 सीज़न है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही सीज़न को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला समर, विंटर, इसके बाद स्प्रिंग और अंत में आता है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिस सीज़न में पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं, पेड़ पौधे एकदम से खाली हो जाते हैं। इस समय सब चीज़ सुस्त हो जाता है मौसम, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी ना पड़ती है ना ही ठंड पड़ती है, और ठंड के आने के पहले का समय होता है। ठीक है, तो जॉन क्लेयर जो कि एक बहुत ही अच्छे जाने माने प्रसिद्ध पोएट है, उन्होंने इस ऑटम के ऊपर क्यों लिखना चाहा और क्यों इन्होंने ऑटम को ही चुना। जैसे कि बाकी पोएट कभी भी चाहते हैं कि प्रकृति के जब वो सौंदर्य वर्णन करते हैं तो वो लोग स्प्रिंग सीज़न का यूज़ करते हैं, विंटर सीज़न का भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऑटम सीज़न का यूज़ किया जो कि रूखा सूखा मौसम है और काफ़ी अजीब सा मौसम होता है। फिर भी इन्होंने इस पोएम में इन्होंने ऑटम सीज़न के ब्यूटी को बताते हुए अपने जीवन के बारे में भी, अपने जीवन के दुखों को भी बताया है, जो कि हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते पोएट एंड द टेक्स्ट के बारे में, जहाँ पे हम इसको पहले पोएट को समझेंगे इसके, और इसके बाद इस टेक्स्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। The poet and the text. John Clare, 1793 to 1864, was an English poet famous for his celebratory representations of the English countryside and his lamentation of its destruction. जॉन क्लेयर जो एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश के पोएट थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश के देहाती इलाकों का एक रोमांचित करने वाला, या हम लोग बोल सकते हैं सेलिब्रेट करने वाला एक प्रेजेंटेशन दिया है, प्रस्तुति दी है उन्होंने अपने पोएम्स के जरिए इंग्लिश के जो देहाती इलाके होते हैं, मतलब अंग्रेज़ों के जो गांव वाले इलाके होते हैं जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ छोटे मोटे मकान रहा करते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन इलाकों के बारे में उन्होंने अपने पोएम में रिप्रेजेंट किया है। और इसमें भी हिज लेमेंटेशन एंड इट्स डिस्ट्रप्शन, वो अपने दुखों को भी व्यथा को भी इस पोएम के जरिए बताएंगे। तो आगे समझते हैं। सम ऑफ हिज नोटेबल कलेक्शंस ऑफ पोएट्री आर फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, द विलेज मिनिस्ट्रल एंड अदर पोएम्स एक्सेट्रा। उनके कुछ प्रसिद्ध कलेक्शंस में से हम लोग जानते हैं यहाँ पे द पोएट्रीज जो है उन्होंने ज़्यादातर पोएट्री ही लिखा है यहाँ पे, इसलिए पोएट्री का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, विलेज मिनिस्ट्रल, ये सब उनके पोएट्रीज के नाम हैं, कलेक्शंस के नाम हैं, और दूसरे भी पोएम्स उन्होंने अलग से लिखे हैं। तो इन पोएम्स का हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, वैसे कि हो सकता है पर इसको नहीं किया जाए क्योंकि इसको इसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया जॉन क्लेयर के बारे में। वैसे तो इनके बारे में जो भी कही जाए, जितनी भी बात कही जाए, वो काफ़ी हमें कम ही लगती है, पर यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार हम ज़्यादा बातें बताएंगे तो आपको बोरिंग फील होने लगेगी। आप जब उच्च क्लास में चले जाएंगे, हो सकता है हमारे चैनल पे वैसे वीडियोस आने लगे जो उच्च क्लास के लिए हो, तो 12th क्लास में भी हम इनके बारे में समझाएंगे। आगे पढ़ते हैं इस टेक्स्ट के बारे में। The following poem presents a pen picture of the mellow beauty of autumn in the countryside. Countryside का मतलब देहाती इलाका, यानी कि ये जो पोएम है ये प्रस्तुत करेगा एक पिक्चर, पेन पिक्चर, एक थोड़ा सा दृश्य, हल्का फुल्का दृश्य, लिखित दृश्य प्रस्तुत करेगा, लिखा हुआ पिक्चर प्रस्तुत करेगा, जिसमें हम लोग ऑटम के सुंदरता को, मधुर सुंदरता को, मेलो यानी मधुर सुंदरता को देख सकते हो। भी कहाँ के, तो कंट्री साइड के, गांव के। यानी पोएम के जरिए पोएट ने गांव के जो ऑटम का सीजन होता है उसके मधुर सुंदरता, प्यारे सुंदरता का एक लिखित पिक्चर, लिखित दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया इस पोएम के जरिए। लिखा हुआ पिक्चर यानी कि जब इसको आप पढ़ोगे इस पोएम को, तो आप जो भी पढ़ोगे उसका एक दृश्य आपके, उसका एक सीन आपके दिमाग में जरूर सेट हो जाएगा। आगे देखिए। एट दिस सीजन
कम्स जस्ट बिफोर विंटर। ये जो सीज़न है ये ठीक विंटर के पहले आता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई फॉलिंग लीव्स, बेयर ब्रांचेस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये जो सीज़न है इसकी विशेषता में हम लोग बता सकते हैं, ये जो सीज़न है इसकी विशेषता में बताया जाता है कि इसमें पत्ते झड़ते हैं, ब्रांचेस नंगे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं और तेज़ हवाएं चला करती हैं। इस सीज़न की यही विशेषता होती है, खास बात होती है। और ये ठीक विंटर के पहले का सीज़न होता है। इसके ख़त्म होने के बाद विंटर सीज़न शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा पोएट और टेक्स्ट के बारे में। अब हम लोग इस पोएम को शुरू करेंगे और लाइन बाय लाइन इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। I love the fitful gust that shakes the casement all day, and from the mossy elm tree takes the faded leaves away, trailing them by the window pane with thousands others down the lane। यहाँ पे केसमेंट का मतलब खिड़की पूरी तरह से खुल जाने वाली खिड़की है, और लेन का मतलब गली हो गया, ट्रेलिंग का मतलब मोड़ देना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इस हर एक लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। I love the fitful gust that shakes the casement all day। यहाँ पे आई यानी पोएट को पसंद है चंचल हवा का झोंका जो झटके देता है खिड़की को सारा दिन चंचल हवा का झोंका खिड़की को झटके देता है। वही चंचल हवा का झोंका फिटफुल गस्ट पोएट को बहुत पसंद है। And from the mossy elm tree takes the faded leaves away, twirling them by the window pane with thousands others down the lane। और आगे बताते हैं पोएट कि वो जो चंचल हवा का झोंका है केसमेंट को झटके देता है, और साथ ही साथ वो मोजी एल्म ट्री से मतलब काई लगे हुए एल्म का पेड़ है, एल्म नाम है पेड़ का, उस पेड़ से फेडेड लीव्स को यानी कि कमज़ोर हो चुके पत्तों को, सूखे पत्तों को लेकर चला आता है और उन्हें ट्विलिंग यानी मोड़ देता है खिड़की से, उसी केसमेंट के खिड़की के कांच से, और वहाँ पहुँचा देता है उन पत्तों को जहाँ पे थाउजेंड्स के तादाद में पत्ते उस गली में, उस खिड़की के बगल वाली गली में बिछे हुए, उसी गली में उन पत्तों को वो पहुँचा देता है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते, सीधे सीधे बातों में बताया तो आपको कि यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब ऑटम सीज़न में जब चंचल हवा के झोंके हमेशा चले करते हैं तो वो चंचल हवा का झोंका किसी खिड़की से टकराता है। उस खिड़की से टकराने के बाद वो क्या करता है कि जो अपने साथ लाए गए मोजी एल्म ट्री के पत्ते हैं उन पत्तों को उस खिड़की से टकरा के मोड़ देता है, और मोड़ के उसे उस जगह पहुंचा देता है जहाँ पे बहुत सारे पत्ते, उसी एल्म ट्री के बहुत सारे पत्ते, अलग तरह के पत्ते गली में उस लेन में बिछे हुए हैं, वहीं पर वो उन पत्तों को भी पहुँचा देता है। यानी पत्तों, यहाँ पे जो हवा का झोंका है वो पत्तों को कलेक्ट करे किसी गली के अंदर, वही उनको देखना पसंद है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्ट्रेंजा को देखते हैं। फिर स्ट्रेंजा, सेकेंड स्ट्रेंजा। I love to see the shaking twig dance till the shut of eve, the sparrow on the cottage rig, whose chief would make believe that spring was just now flirting by in summer's left with flowers to lie। यहाँ पे फिर अब आगे बताते ऑथर, यहाँ पे पोएम बताते हैं कि उन्हें पसंद है उन्हें एंजॉय करना या देखना पसंद है शेकिंग ट्विग्स, झटके खाते हुए टहनियों को। ट्विग का मतलब टहनियाँ, जो पेड़ों की टहनियाँ है वो हवाएं से झटके खा रही है, हिल रही है, वो देखना पोएट को पसंद है। जो झटके खा रही है तो पोएट को लग रहा है कि वो डांस करे। डांस टिल द शट ऑफ ईव, जो इवनिंग के ख़त्म होने से के पहले तक, जब तक इवनिंग ख़त्म नहीं होता उसके पहले तक डांस करता है। क्या डांस करता है? तो शेकिंग ट्विग, झटके खा रहे टहनियाँ डांस करते हैं। इसके बाद द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिग, कॉटेज के छत के ऊपर एक स्पैरो बैठा हुआ है। वो स्पैरो हुज चिप मेक्स बिलीव, जिसका चिप जो है, जिसकी जो साउंड है, बोली है जो, वो आपको बिलीव कराएगा, विश्वास दिलाएगा कि दैट स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लर्टिंग बाई, कि स्प्रिंग अभी अभी, बसंत का मौसम अभी अभी आनंद लेते हुए गुजर चुका है, और समर्स लेफ्ट विथ फ्लावर्स टू लाइफ, और समर के गोद में फ्लावर्स को सुला के चला गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फूलों को खिलाता है, और जब स्प्रिंग सीजन, इसी तरह से पोएट बताना चाहते हैं कि जैसे स्प्रिंग सीजन चला जाता है तो वो फूलों को सुलाकर चला जाता है। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब। तो सेकेंड स्टेंजा को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस सेकेंड स्टेंजा में पोएट को पसंद है शेकिंग ट्विग्स, यानी कि झटके खाते हुए, हिलते हुए ट्विग्स को देखना पसंद है। जब पेड़ों की टहनियाँ हवाओं से हिलती है तो उन्हें लगता है कि वे डांस कर रही है, और कब तक डांस करती है? जब तक कि इवनिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक। याद रखिएगा, शट ऑफ ईव तक वो डांस करती। कौन? शेकिंग ट्विग्स, झटके खा रहे टहनियाँ। और यहाँ पे जब आप देखोगे कॉटेज रिग के ऊपर स्पैरो बैठा हुआ, उस स्पैरो की जो आवाज़ें हैं वो ऐसी आवाज़ है, वो इस तरह का आवाज़ करता है, वो एक खास आवाज़ करता है जिस आवाज़ से आप बिलीव करोगे कि स्प्रिंग सीजन अभी जा चुका है। ये अभी स्प्रिंग सीजन नहीं चल रहा है, स्प्रिंग सीजन अभी अभी आनंद लेते हुए जा चुका है, और समर सीजन के गोद में फ्लावर्स को सुलाकर चला गया, यानी स्प्रिंग सीजन अभी अभी जा चुका है।
वो भी कब, समर के गोद में फ्लावर्स को सुलाकर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेंजा की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड स्ट्रेंजा, आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड थ्रू द नेकेड ट्री। तो अब पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी कहना चाहते हैं, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ के वहाँ पे समझेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कॉटेज का मतलब कुटिया हो गया या झोपड़ी हो गया, और कर्ल का मतलब घुंघराले हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। द पिजन्स नेसल राउंड द कोर्ट ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस, द कॉक अपॉन द डंग हिल क्रोइंग, द मिल सेल्स ऑन द हेथ गोइंग। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं, इस स्टेंजा में पोएट कहना चाहते हैं, आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक। पोएट को यहाँ पे कॉटेज का यानी झोपड़ी का, कुटिया का स्मोक देखना काफ़ी पसंद है। कुटिया से जो स्मोक धुआं निकल रहा है वो पोएट को देखना पसंद है, और जो स्मोक है वो ऊपर आके क्या हो रहा है, ऊपर आके कर्ल हो जा रहा है, घूमते हुए ऊपर जा रहा है, मोड़ पड़ के ऊपर जा रहा है। और खाली जो पेड़ हुआ है वहाँ पे उसकी उस स्मोक जहाँ पे निकल रहा है, जिस तरफ से ऊपर जा रहा है, उसी ऊपर में एक खाली पेड़ पड़ा हुआ, उसी पेड़ के ऊपर से वो निकल जा रहा है। आगे कहते हैं पोएट, द पिजन नेसल राउंड द कोर्ट। कोर्ट के सामने यानी कि अपने बसेरे, अपने घोंसले के पास में ही पिजन बसे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं। जो कबूतर है वो अपने बसेरे के, अपने घोंसले के पास ही बैठे हुए हैं। ऑन डल नवंबर्स लाइक डेज लाइक दिस। डल नवंबर मतलब सुस्त नवंबर के जो दिन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। यहाँ पे कहना चाहते हैं ऑथर कि देखिए, यहाँ पे आप पहले जब लाइन को देखोगे इस स्टेंजा का, तो उसमें कहा गया है कि उनको कॉटेज का स्मोक देखना पसंद है, जो कर्ल होके नेकेड ट्री को पार कर रहा है, मतलब खाली हो चुके पेड़ को पार कर रहे हैं। यहाँ पे कॉटेज से स्मोक क्यों निकल रहा है, क्योंकि घर में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे इस समय में घर में लोग मौजूद हैं, और घर में लोग मौजूद कब होते हैं, जब वे आराम करते हैं, तब बाहर जब रहते हैं तब वो काम करते हैं, और घर में लोग आराम करते हैं और आग सेकते हैं, तभी जाके कॉटेज का स्मोक निकल रहा है। और नेक्स्ट थर्ड लाइन में वो बोलते हैं कि पिजन्स, कबूतर ने भी अपने घोंसले के पास में बसेरा ले रखा है, वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे इन लाइनों के बाद वो संग संग कहते हैं कि नवंबर का जो सुस्त दिन होता है वो इसी तरह से होता है, यानी कि सुस्त नवंबर के दिनों में सभी लोग आराम पसंद होते हैं, सभी को आराम करना पसंद होता है। काफ़ी मुश्किल से ये सीज़न आता है आराम पसंद, जो हमें आराम करने को मजबूर कहता है। तो यहाँ पे पोएट ने साफ साफ बता दिया कि नवंबर के दिन सुस्त होते हैं, जिसमें सभी आराम करना पसंद करते हैं, जैसे कि लोग घरों में आराम कर रहे हैं और पिजन्स अपने घोंसले के पास आराम कर रहे हैं। द कॉक अपॉन डंग हिल क्रोइंग, द मिल सेल्स ऑन हेथ गोइंग। और जो मुर्गा है वो डंग हिल पे चढ़ के ही बाग दे रहा है। डंग हिल मतलब गोबर का जो हिल होता है, पहाड़ होता है, वो ऊंचा कहीं पे रखा हुआ होगा ढेर सारा, उसी से वो ऊंचा हो गया है, उसी के ऊपर चढ़ के वो बाग दे रहा है, बोल रहा है, क्रोइंग कर रहा है। और जो मिल है, यानी मिल का मतलब यहाँ पे विंड मिल हो गया, विंड मिल चल रहा है किसी हेथ गोइंग मतलब खुले बंजर भूमि में, घास के भूमि में, हेथ का मतलब घास का भूमि, उसी में मिल जो है विंड मिल चल रहा है। विंड मिल क्या होता है, तो वो बिजली उत्पन्न करने के लिए बहुत दूर दूर तक पहाड़ी भागों में, हिल वाले इलाकों में लगाया जाता है, ताकि कि वो घूरेगा तो उससे बिजली उत्पन्न होगा और गाँव तक पहुँचेगा। तो ये वही मिल है, विंड मिल। तो आशा करते हैं आपने थर्ड स्टेंजा को भी अच्छे तरह से समझ लिया है। थर्ड स्टेंजा में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे पोएट जोर देते हैं नवंबर के दिनों के ऊपर, कि नवंबर के जो दिन होते हैं वो डल होते, सुस्त होते। कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे कॉटेज के स्मोक को देखकर और पिजन्स को देखकर, जो कि अपने घोंसले के पास बसे हुए हैं, इसे देखकर पोएट बताते हैं कि नवंबर के दिन ऐसे ही डल होते हैं। मुर्गा बाग दे रहा है और हवाएं जो है वो अच्छे से चल रही है। तीनों स्टेंजा पे आप कॉमन चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हवाओं की ही बात की जा रही है। पहले स्टेंजा में फिटफुल गर्ल्स था, सेकेंड स्टेंजा में सेकिंग फिग, वो भी हवा से हो रहा था, और थर्ड स्टेंजा में मिल जो है वो भी हवा से चल रहा है। अब हम लोग फोर्थ स्टेंजा को समझेंगे। आखिरी स्टेंजा जो है इसको ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा सा अजीब सा स्टेंजा है। द फेदर फ्रॉम द रेवन्स बेस्ट फॉल्स ऑन द स्टेबल ली, द एक्रॉन्स नियर द ओल्ड क्रॉस नेस्ट फॉल पेटरिंग डाउन द ट्री, द ग्रंटिंग पिग्स दे वेट फॉर ऑल, स्ट्रेम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल। यहाँ पे सभी लाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फेदर का मतलब पंख हो गया, पंख, और स्टबल का मतलब जो हम लोग कभी अगर फसलों को काटा जाता है खेतों से, तो आप ध्यान देंगे कि फसलों को ऊपर से काट लिया जाता है, बाकी उसका जो कुछ हिस्सा होता है जड़ सहित अंदर का हिस्सा बचा रह जाता है, वो खूटी जैसा दिखाई देता है, उसी को स्टेबल कहा गया है, ली कहा गया। स्टेबल यानी घास का वही मैदान को कहा गया, खूटी वाले मैदान को कहा गया है। और एक्रोन्स यानी होता है, यहाँ पे एक्रोन्स को हम बोलेंगे, नीचे दिया हुआ है, ऑक ट्री का जो फ्रूट होता है ब्राउन कलर, उसी को एक्रोन कहा जाता है। और पेटरिंग यानी पटपट करने का साउंड है। तो अब इस स्टेंजा को समझते हैं अच्छे से।
रावण के वेश से, रावण के ऊपर से, यानी जो काला कौवा था बड़ा सा भद्दा सा, उस काले कौवे के ऊपर से जो पंख है वो गिरा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो रावण तो एक काला सा कौवा है, पोएट को इस काले कौवे में भी काफ़ी सुंदरता दिखाई दे रही है। पहले स्टेंजा में उनको चंचल हवा का झोंका दिखाई दिया, दूसरे स्टेंजा में उनको टहनियाँ दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अजीब बात है। इन सभी चीज़ों से सुंदरता देख पाना हम लोगों के नज़र के लिए आम बात नहीं है, हम लोग इतनी सुंदरता बारीकी से नहीं देख पाते, लेकिन पोएट देख पा रहे। पोएट को अब यहाँ पे एक रावण यानी काले कौवे के ऊपर से जो पंख गिर रहा है वो भी उनको सुंदर लग रहा है, तभी तो उन्होंने लिखा है फेदर फ्रॉम रावन्स बेस्ट, रावण के बेस्ट से, शरीर से, फेदर पंख, फॉल्स ऑन स्टेबली, एकदम टाइमिंग देखिए, वो गिरता है घास के उस मैदान में, मतलब खूंटी के ऊपर गिरता है जो बचा हुआ है जमीन में। ए क्रोन्स नियर द ओल्ड क्रोस नेस्ट, द फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री, और उसी रावण को ओल्ड क्रो आगे कहा गया, उसी ओल्ड क्रो के घोंसले के पास से जो एक्रोन है, एक्रोन यानी ऑक ट्री का जो फ्रूट है वो गिरता है, पटपटाते हुए जमीन पे गिरता है, और पैरों से जमीन पे जब गिरता है द ग्रंटिंग पिग्स दैट वेट फॉर ऑल, वहीं पे कुछ ग्रंटिंग करते हुए, ग्रंटिंग गुड़गुड़ाते हुए पिग्स जो है इन सभी चीज़ों का वेट कर रहे होते हैं। किसका वेट? एक्रोन के गिरने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही एक्रोन गिरता है, स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फेल, वे लोग स्क्रैम्बल संघर्ष करने लगते और जल्दी करने लगते ताकि उसे पकड़ के उठा के खा सके, उठा के नहीं मतलब मुँह से ही खा सके एक्रोन्स को। तो लास्ट स्टेंजा को एक बार और अच्छे से समझ लेते क्या कहना चाहते हैं ऑथर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रावण के ऊपर से एक फेदर जमीन पे पड़े हुए किसी घास के ऊपर गिरता है, और साथ ही साथ उसी कौवे के घोंसले के पास से एक रोन ट्री भी गिरता है। सब कुछ यहाँ पे गिरता हुआ, सूखा सा, मुरझाया सा पड़ा हुआ, सब कुछ यहाँ पे गिर ही रहा है, ध्यान से देखिएगा तो। और जब वो गिरता है एक्रोन तो पटपटाते की आवाज़ से गिरता है, और जब ये पटपटाने की आवाज़ पिग्स को सुनाई देती है ग्रंटिंग करते हुए, जो कि इसके लिए वेट कर रहे होते हैं, वो तुरंत उसके तरफ भाग पड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, संघर्ष करने लगते हैं उन एक्रोन्स को खाने के लिए, जहाँ भी वे गिरते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो पोएम है ये समाप्त होता है। अब हम लोग आगे इसके वर्ड नेस्ट को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। वर्ड नेस्ट। तो दोस्तों वर्ड नेस्ट को तो हम समझ ही लेंगे, पर इस पोएम में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने तो यहाँ पे कोशिश किया कुछ वर्ड्स को समझाया आपको, पर अगर आपके नज़र में भी कुछ वर्ड्स ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे जानकारी उसकी ले सकते हैं, आपको हम उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो वर्ड नेस्ट में जो पहला वर्ड है ट्वेलिंग, ट्वेलिंग का मतलब होता है स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल घूमना, स्पिनिंग करना। कोट का मतलब होता है नेस्ट यानी घोंसला। स्टबल का मतलब होता है द शॉर्ट लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ अ क्रॉप, किसी भी फसल का जो सबसे निचला पार्ट होता है स्ट्रीम का, जो बचा रह जाता है जमीन में काटने के बाद फसल को, क्रॉप को, उसी को कहा जाता है स्टबल। ली का मतलब होता है ग्रास कवर्ड लैंड, घास से भरे मैदान को ली कहा जाता है। एक्रोन्स का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट ऑफ द ऑक ट्री, ऑक ट्री का छोटा सा ब्राउन कलर का जो नट होता है उसी को एक्रोन्स कहते हैं। और पैटरिंग का मतलब होता है मेकिंग रिपीटेड क्विक लाइट साउंड, पटपटाने का जो साउंड होता है हम अपने भाषा में बोलेंगे उसको पैटरिंग कहते हैं, पर यहाँ पे इसको इंग्लिश को याद करना होगा, तभी आपका परीक्षा में अच्छा नंबर आ पाएगा। क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी वर्ड नेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुरा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे एक्सरसाइज 1 को और एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है इसका, ऑल थ्रू द डे द फिटफुल गस्ट टेक्स द, सारा दिन फिटफुल गस्ट क्या करती है, किस चीज़ को हिलाती है, विंडो पेन को, कर्टेन को, केसमेंट को, डोर को। कर्टेन मतलब पर्दा, पर्दे को तो नहीं हिलाती है, वे सारा दिन केसमेंट को हिलाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा केसमेंट, केसमेंट को यहाँ पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में आते अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट लव्स टू सी द सेकिंग ट्विग डांस टिल द, पोएट को देखना पसंद है हिलते हुए ट्विग। कब तक डांस करते हैं जो, कमिंग ऑफ डाउन सुबह होने तक, एंड ऑफ नाइट रात खत्म होने तक, एंड ऑफ आफ्टरनून आफ्टरनून खत्म होने तक, या सट ऑफ इवनिंग के खत्म होने तक। तो आंसर होगा हमारा इवनिंग के खत्म होने तक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द स्पैरो सेट ऑन द, स्पैरो किस पे बैठते हैं, कॉटेज रिग के ऊपर, हाउस टॉप के ऊपर, मोजी एल्म ट्री के ऊपर, या केसमेंट के ऊपर। तो आंसर होगा हमारा कॉटेज रिग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीजन्स नेसल राउंड द पीजल किसके आसपास नेसल बनाते हैं, मतलब बसेरा लेते हैं अपना, केज के पास, कोट के पास, ब्रांच के पास या हेड, घास के मैदान में तो नहीं, वो कोट के पास अपने ही घोंसले के पास बसेरा लेके बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। द कॉक वॉज क्रोइंग अपॉन द क्लॉक किसके ऊपर चढ़ के क्रोइंग कर रहा था, आंसर होगा हमारा, देखते हैं नीचे करके। द कॉक वॉज क्रोइंग अपॉन द क्लॉक किसके ऊपर चढ़ के क्रोइंग कर रहा था, आंसर होगा हमारा डग हिल, ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर। द ग्रंटिंग पिग्स ग्रंटिंग करते हुए पिग्स वॉक स्लोली धीरे धीरे चल रहे थे, स्क्रैम्बल बाई स्क्रैम्बल बाई मतलब संघर्ष कर रहे थे, स्क्रैम्बल एंड हरी स्क्रैम्बल और हरी कर रहे थे, जल्दी और संघर्ष दोनों कर रहे थे, डाइव एंड स्विम और डाइव या स्विम कर रहे थे मतलब कूद रहे थे और तैर रहे थे, क्या ऐसा कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, डाइव स्विम करेंगे तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ये स्क्रैम्बल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा आंसर होगा सी नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर बस कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग पेज चेंज करेंगे और आगे समझेंगे। एक्सरसाइज 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 25 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द लीव्स ऑफ द मोजी एल्म ट्री इन ऑटम, यानी कि उन पत्तों के साथ क्या होता है जो मोजी एल्म ट्री के से टूटकर अलग होते हैं, या मोजी एल्म ट्री के पत्तों के साथ क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा ऑटम सीजन में क्या होता है। तो आंसर होगा हमारा इसका आंसर 1 द येलो लिप्स ऑफ द मोजी एल्म ट्री फॉल बाय द गस्टी विंड। गस्टी विंड यानी चंचल हवा से जो मोजी एल्म ट्री के पत्ते गिरते हैं, द विंड विल देम बाय द विंडो पेन, वो हवा से विंडो पेन से टकराकर मुड़ जाते हैं, दे फॉल डाउन द लेन इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर, और जाके उस गली में गिर जाते हैं जहाँ हजारों की तादाद में बिछे हुए हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करके फेयर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसको समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द पोएट लव्स टू सी इन नवंबर डेज। नवंबर के दिनों में पोएट को क्या देखना पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर द पोएट लव्स टू सी द शेकिंग ऑफ केसमेंट एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स बाय द गस्टी विंड। दो ही चीज़ देखना पसंद है, पहला तो केसमेंट का हिलना झटके से और गस्टी विंड से पत्तों का गिरना, इन्हीं दो चीज़ों को पोएट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंजॉय करते देखना ऑटम सीजन में। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, और आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 की तरफ, उसको समझ लेंगे, फिर यहाँ पे आंसर हमने कर दिया है। पहला इसका थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये बताना है कि ये जो आगे का सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है, बस बताना ही है। तो इसको हम बता देते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को हम समझ लेते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो, यानी कि सब्जेक्ट अगर आगे होता है तो एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट अगर लास्ट में चला जाता है तो पैसिव वॉइस है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, जिसको समझ लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, तभी ये हमारा एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब ये पैसिव हो जाता है तो ऑब्जेक्ट इसका आगे चला आता है और यहाँ बीच में हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वो तभी जरूरी नहीं है बताना। तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब और बाई फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट को पीछे करके उसके पहले बाई लगा देना होता है। यानी कि जहाँ पे आपको बाई प्लस सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो, लास्ट में बाई दिखाई दे रहा हो, वही आपका पैसिव वॉइस है। कभी भी आपको दिया जाए तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। लेकिन अगर बाई ना हो तो वो सब्जेक्ट अगर आगे हो तो एक्टिव वॉइस है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो जो ए नंबर क्वेश्चन है, अनिल विल विजिट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। यहाँ पे आपको अनिल जो है वो विजिट करेगा ग्रैंड मदर के हाउस को। यहाँ पे आपका पीछे में एक्टिव वॉइस मतलब बाई नहीं लगा, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। बी नंबर क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट हैज लेफ्ट हिज ऑफिस। यहाँ पे भी देखेंगे पीछे में बाई नहीं लगा हुआ है, बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेसिडेंट काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी एक्टिव वॉइस है। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि बाय भी लगा हुआ है, स्टूडेंट्स के द्वारा करवाया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस है। इसको आप कर लेंगे पैसिव वॉइस। इसके बाद लास्ट डी नंबर, प्रोमितास लीव हैज़ बीन सैंक्शन्ड बाय द स्कूल अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए बाय लिखा हुआ है, यानी कि ये भी पैसिव वॉइस है, काम को करवाया जा रहा है प्रोमिता से या स्कूल के अथॉरिटी से, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया। वैसे तो इसका ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं, एक्टिव टू पैसिव करना जरूरी नहीं, पर इसके आंसर को हम लोग एक बार देख लेंगे कैसे किया जाएगा। यहाँ पे आप कर देंगे ग्रैंड मदर्स हाउस, आगे हो जाएगा हिज ग्रैंड मदर्स हाउस विल बी विजिटेड बाय अनिल, ये हो जाएगा हिज ऑफिस
हैज़ बीन लेफ्ट बाय द प्रेसिडेंट, और लास्ट हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, और लास्ट हो जाएगा द स्कूल अथॉरिटी हैज़ सैंक्शन प्रोमिथस लीव। बस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक बार हम देख लेते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थर्ड एक्सरसाइज का वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, या आप कहीं पे इसको चाहे तो बता भी सकते, समझा भी सकते किसी को। अब हम लोग एक्सरसाइज 4 को समझेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन करने दिया गया, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 4 में बोला गया है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है द बॉय हैज़ रीड आउट द लेटर। लड़के ने रीड आउट पढ़ लिया लेटर को, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा द लेटर, और यहाँ पे हैज़ के साथ बीन लगा देंगे। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, क्योंकि जब वॉइस चेंज करते तो हम लोग हमेशा वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। तो रीड का रीड ही हो जाएगा, उसके साथ आउट है तो रीड आउट रह जाएगा, और बाय द बॉय हो जाएगा बस। तो इसको हम लोग देख लेते कैसे किया गया है। हो जाएगा हमारा आंसर द लेटर हैज़ बीन रीड आउट बाय द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेल हैव बॉट अ क्रिकेट बैट बाय टुमारो। मैं कल तक एक क्रिकेट बैट को खरीद लूँगा। तो इसमें क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेल हैव लगा हुआ है, यानी कि ये सेल के साथ हैव किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है, और साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगता है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। इसको बनाने के लिए हमको क्रिकेट बैट को आगे लाना होगा, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, क्रिकेट बैट आगे आ गया, सेल हैव बीन ब्रॉट बाय मी बाय टुमारो, ऐसे कर सकते हैं, या बाय टुमारो को आगे भी रख सकते हैं। आंसर होगा हमारा, इसको भी देख लेते हैं, अ क्रिकेट बैट सेल हैव बीन ब्रॉट बाय टुमारो बाय मी। बाय टुमारो को यहाँ भी रख सकते हैं, या लास्ट में बाय मी के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सोहिनीज फ्रेंड हैड ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक। सोहिनी के फ्रेंड ने पिकनिक को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे हैड लगा, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा अ पिकनिक हैड बीन, हैड रहे तो बीन लगा दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड का ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा बाय सोहिनीज फ्रेंड। इसका आंसर देख लीजिए, आंसर होगा अ पिकनिक हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय सोहिनीज फ्रेंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है द फुटबॉल टीम विल पुट अप अ ब्रेव फाइट। इसका आंसर होगा, इसको भी देख लेते हैं। हमने अब ब्रेव फाइट को आगे कर दिया, विल के साथ बी लगा दिया, पुट अप बाय द फुटबॉल टीम, खत्म यहाँ पे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4 खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5 को समझेंगे क्या कहा गया उसमें। एक्सरसाइज 5 में बोला गया है कि सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो हम लोग इसको भी बदल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आई सेड टू हिम विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी। यहाँ पे ये सेंटेंस डायरेक्ट में दिया गया, डायरेक्ट बोला गया, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसको बदल लेते हैं। आंसर होगा इसका आई आस्क्ड हिम। यहाँ क्वेश्चन मार्क था इसलिए यहाँ पे इफ लग गया, इफ ही वुड, विल का वुड हो गया, शेयर हिज टिफिन विथ मी। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजना's mother said your father has left for Mumbai। एंड आंसर होगा अंजना's mother asked if his father had left for Mumbai। फुल स्टॉप, खत्म। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। The girl triumphantly said hooray we have won the match। गर्ल ने जीत के कहा कि हमने मैच को जीत लिया। आंसर होगा The girl exclaimed in joy that they had won the match। फोर्थ क्वेश्चन है He says let you be successful in life। आंसर होगा He wished that I might be successful in life। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है द कैप्टन इन्फॉर्म्ड द टूर्नामेंट वॉज पोस्टपोन्ड लास्ट मंथ। आंसर होगा द कैप्टन इन्फॉर्म दैट द टूर्नामेंट हैड बीन पोस्टपोन्ड द प्रीवियस मंथ। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे इसका फेयर कर लीजिए ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर आप इसका आराम से आंसर भी कर सकते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम इसको आपको ग्रामर के टेक्स्ट सीरीज में समझा भी देंगे कि किस तरह से इसको किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुआ। मैं इसके पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर भी नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं। एक्सरसाइज 6 को समझेंगे अब हम लोग। कंपोजिशन एक्सरसाइज 6। यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ विथ इन 100 वर्ड्स टू ऑन हाउ टू मेक पेपर, कि कैसे पेपर को बनाया जाता है उसके ऊपर 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। आंसर
यहाँ पे आपके लिए हिंट दिया जा चुका है। हिंट है पहला, कटिंग डाउन ऑफ बेम्बो को काट के गिराना, मेकिंग पल्प, उससे पल्प बनाना यानी उसको लिक्विड बनाना, उसको दूध के जैसा बनाना, एडिंग केमिकल्स, उसमें केमिकल्स को, रसायनों को मिलाना, रोलिंग इनटू शीट, फिर उसको शीट पतले पेपर में रोल करना, एडिंग कलर ऐड करना, ड्राइंग, सुखाना और रेडी फॉर यूज़, उसको रेडी कर देना यूज़ के लिए। तो इन सभी हिंट के सहारे ही आपको बनाना है एक्सरसाइज 6 के इस हाउ टू मेक पेपर को। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो ये रहा दोस्तों हाउ टू मेक पेपर। कभी भी आपको जब ऐसा पैराग्राफ दिया जाता है लिखने को किसी तरह के प्रोसेस को, तो हाउ टू मेक पेपर या पेपर मेकिंग प्रोसेस ऐसे करके आपको हेडिंग देना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसा हेडिंग आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा ही हेडिंग आपको आंसर में भी देना है। जैसा कि क्वेश्चन में हाउ टू मेक पेपर बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी हाउ टू मेक पेपर ही दिया है। अब इसके आंसर को देखते हैं। जो हिंट था उसी हिंट के सारे इसको बनाना था। पेपर इज एन इसेंशियल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड, मेकिंग पेपर इज नॉट सो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर पेपर इज द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन। इस लाइन को आप हर एक पेपर या हर एक तरह के प्रोसेस में लगा सकते हैं, आप चिपका सकते हैं। बस पेपर की जगह पे आपको नाम चेंज करना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है आज के लिए और उसको बनाना मुश्किल नहीं होता है। उसको बनाने के लिए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही आपने यहाँ पे भी कहा है और यही हर जगह कहना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। शुरू हो रहा है यहाँ से। एट फर्स्ट, जब भी हम कभी प्रोसेस को शुरू करते हैं तो शुरू में लिखते हैं एट फर्स्ट। एट फर्स्ट सम बेम्बोस आर कट, कुछ बेम्बोस को काटा जाता है। डाउन फ्रॉम बेम्बोस वुड, और काट दिया जाता है बेम्बो वुड से, बेम्बो के जंगल से। देन द पल्प इज मेड विद बेम्बो प्रॉपरली, फिर बेम्बो को अच्छे से तोड़ कर उससे पल्प बनाया जाता है, उसका लिक्विड की बनाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर एडेड टू इट, उसके बाद अलग अलग तरह के केमिकल्स उससे मिलाए जाते हैं। केमिकल्स के मिलाने से वो थोड़ा सा और नरम और अच्छा लचीला बन सकता है, इसी कारण से उसमें केमिकल्स को मिलाया जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको खराब होने से बचाने के लिए केमिकल्स को मिलाया जाता है। आगे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर एडेड टू इट टू मेक इट सॉफ्ट, उसके बाद आगे उससे कई सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए। आफ्टर डेट, उसके बाद द पल्प एडेड विथ केमिकल्स आर रोल्ड इनटू शीट थ्रू अ मशीन, उसके बाद जिस पल्प के साथ केमिकल्स को मिक्स किया जा चुका है उसे एक मशीन के साथ गोल गोल घुमाया जाता है। नेक्स्ट द सीड्स आर रोल्ड टू ऐड कलर इनटू द सीड्स टू मेक इट कलरफुल, उसके बाद उस सीड को कलरफुल बनाने के लिए उसे और घुमा के उसके ऊपर कलर मिलाया जाता है। देयर आफ्टर, उसके बाद द सीड्स आर ड्राइड प्रॉपर्ली, उन सीड्स को सुखाया जाता है अच्छे तरह से। फाइनली द पेपर इज रेडी फॉर यूज, और अंत में उस पेपर को यूज़ के लिए रेडी कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है फॉर सेलिंग के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले जब प्रोसेस को शुरू किया गया तो एट फर्स्ट से और अंत वाले में फाइनली किया गया। बीच बीच में हमने देयर आफ्टर, नेक्स्ट, आफ्टर दैट ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया है जब हम लोग स्टेप को चेंज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के सहारे आपको पेपर या किसी तरह के प्रोसेस को बनाना है। तो यहाँ पे आपका ये जो एक्सरसाइज 6 है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज 7, राइट अ बायोग्राफी ऑफ एनी बेसेंट विथ 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। इन हिंट्स के सहारे आपको एनी बेसेंट के ऊपर 100 वर्ड्स में एक बायोग्राफी लिखना है, यानी चरित्र लिखना है, जीवन वर्णन लिखना है, जीवनी लिखना है उनका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, लिखते हैं। तो आंसर होगा हमारा एक्सरसाइज 7 का। यहाँ पे भी हमने हेडिंग दिया है एनी बेसेंट अ ग्रेट वुमेन, एक महान औरत। आंसर होगा एनी बेसेंट वॉज अ फेमस ब्रिटिश राइटर। एनी बेसेंट एक फेमस ब्रिटिश राइटर थी। सी वॉज बोर्न ऑन द 1 अक्टूबर 1847, जो 1 अक्टूबर 1847 में जन्म ली थी इन लंदन में। सी वॉज वेल नोन, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी कि कार्यकर्ता फॉर द राइट ऑफ वीमेन, औरतों के अधिकार के लिए कार्यकर्ता थी और सोशलिस्ट थी, प्रसिद्ध सोशलिस्ट थी। सी पार्टिसिपेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए उनका जन्म लंदन में होता फिर भी वो इंडिया में आकर इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती है इन अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए। एट दैट टाइम हु रूल्ड इन इंडिया रूथलेसली, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रूथलेसली कठोरता से शासन कर रहा था उस समय। सो सी ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बिल्ड अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि वो एक रुकावट पैदा कर सके ब्रिटिश के खिलाफ। सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन
नेशनल कांग्रेस इन 1917। वो पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 में। दिस ग्रेट वुमेन बेथेड हर लास्ट ऑन द 20th of September in 1933 इन मद्रास। और इन्होंने अंतिम सांस ली अपनी 20 सितंबर 1933 को मद्रास में, जो अभी मुंबई का हिस्सा है। इंडिया एट द राइट ओल्ड एज ऑफ 85, और कब 85 वर्ष के उम्र में। तो इस तरह से जो ग्रेट वुमेन एनी बेसेंट था, इनका जीवनी खत्म होता है। इनके जीवनी से बहुत कुछ समझने को हमें मिल सकता है, पर अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, विस्तार से हम समझा नहीं पाएंगे। आप इनके बारे में जहाँ से कोशिश कर सके वहाँ से जानने की कोशिश कीजिए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सच में ये काफ़ी महान औरत थी, और पर हमें तो सिलेबस के अनुसार इतना ही बताना था, तो हमने इतना बता दिया, और हमारा सिलेबस इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ऑटम यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ऑटम से रिलेटेड और कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप हमें सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में या अगले और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ मोटिवेटेड रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, परीक्षा कोचिंग सेंटर के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।